नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जून मंथ एंड हो चुका है, तो ऐसे में जून की मंथली करंट अफेयर की वीडियो तो बनती है। जून की ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने आ गई है और जैसा कि आपकी पिछली डिमांड थी कि 2 पार्ट में दीजिए, जैसा कि 15-15 दिनों पर आप देते थे, वो वाला ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ होता था, तो आपकी आज्ञा सराखों पर। तो ये देखो 2 पार्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 1 तारीख से 15 तारीख कवर करेंगे। जस्ट इसके बाद दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूंगा 1 दिन के अंतराल पर। तो दोनों पार्ट से आप 15-15 दिन का बेहतरीन डिटेल कंटेंट के साथ मंथली करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। याद रखो, इंडिया के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसको पढ़ करके जाना। आपको आपके अंदर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि पूरा पूरा विश्वास के साथ आप जाकर के वहां अटेम्प्ट भी कर करके आओगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एमजेटी ऐप पर इसकी वीडियो क्विज और पीडीएफ मिलती है। हर एक महीने की आपको मिल जाएगी पिछले 3 से 4 सालों की। तो आप फ्री पीडीएफ में फ्री क्विज सेक्शन में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जा करके इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, ये तो जून मंथ का पहला दिन है, लेकिन चूंकि 1 दिन पहले मनाया गया था, 31 मई को। ध्यान रखना, 31 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है ना, तंबाकू निषेध दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31 मई का ये दिन याद रखना, WHO के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए 1988 से मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? अभी हाल फिलहाल में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी शुरू की है। किस देश ने शुरू की है? तो आप कहोगे साउथ कोरिया ने शुरू की है। और इन्होंने नाम क्या रखा है पता है? दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने नासा से इंस्पायर होकर के अपनी स्पेस एजेंसी का नाम रखा है कासा। कासा, ठीक है ना, कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इन्होंने अब देखो नई स्पेस एजेंसी लॉन्च किए हैं, तो बहुत सारे जल्दी जल्दी इन्होंने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम पीछे रह जाएं। अभी आप देख रहे हो कि भी 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी स्पेस एजेंसी स्थापित की, कोरिया अब स्थापित कर रहा है। दुनिया भर के तमाम देश अब स्पेस एजेंसियां स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इसरो वगैरह, नासा या CNSA जो लोग पहले से बन गए थे, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। फिलहाल कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कासा जो होगा, ये कोरिया, दक्षिण कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी होगी। इन्होंने टारगेट बनाया है कि 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरेंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी $72 बिलियन खर्च करने की योजना ये बना रहे हैं। पहला चंद्र लैंडर, मून लैंडर 2032 में लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी ओमान में साथियों अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। ओमान में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया कैरीज आउट फर्स्ट एवर डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ डायस्पोरा। भारत और ओमान के बीच में जो संबंध रहे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। काफी पुराना संबंध है भारत और ओमान से, 1838 से ही। तो जितने भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उनका दस्तावेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो ये द ओमान कलेक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी परेशान ना हो, उनके लिए भी कंटेंट यहाँ पर है। किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को 2 ASC 890 विमानों को दान करने की घोषणा की है? तो यूक्रेन रसिया युद्ध चल ही रहा है, आप देख रहे हो, लगभग 3 साल होने को है। तो इसके तहत यूक्रेन को 2 ASC 890 विमान देगा स्वीडन। स्वीडन, देख रहे हो, अभी नाटो ने इनको शामिल कराया, इनको नाटो ने शामिल किया। और नाटो क्या कहता है कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे रसिया यूक्रेन वार में। क्यों? क्योंकि यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है। लेकिन नाटो अभी स्वीडन को, हिपोक्रेसी देख रहे हो, स्वीडन को अभी शामिल कराता है और स्वीडन के थ्रू दिलाता है इनको। क्या लगता है आपको, स्वीडन के पास होगा? स्वीडन, अरे नहीं यार, ये स्वीडन क्या देगा, ये नाटो का ही है, समझो। नाटो अपने इनके थ्रू इनको दिला रहा है यूक्रेन को ये विमान। ठीक है, फिलहाल जो भी है, अब यूक्रेन को ये विमान मिलेंगे। और जिससे मतलब अमेरिका चाहता है, नाटो मतलब अमेरिका ही समझो,
ठीक है, पर्यायवाची ही समझो एक प्रकार से, क्योंकि पूरे उसी के कंट्रोल में चलता है। नाटो वैसे आपको बता दें एक सैन्य संगठन है, 1949 में स्थापना हुई थी। आज के टाइम पर 32 देश हो चुके हैं इसके सदस्य। अभी रिसेंट में मार्क रूटे इसके नए बने हैं महासचिव, ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखना। और यहाँ पर देखो नाटो जो है, नाटो की वजह से ही ये रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ था, उसी के बाद से चल रहा है। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि रसिया यूक्रेन वार रुके। क्यों? क्योंकि रसिया एक तगड़ा कंपटीटर रहा है अमेरिका का। तो ऐसे में रसिया को लॉस हो रहा है भाई, अगर युद्ध में बझा रहेगा तो कहाँ वो बाकी चीजों पर ध्यान दे पाएगा। फिलहाल स्वीडन जो है ये 2 एयरबोर्न सर्विस एंड कंट्रोल ASC 890 विमान देगा, ये बात ध्यान रखना। अगला, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है? दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट किसने लॉन्च किया है दोस्त? तो इसको लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस ने इसे लॉन्च किया है। दुनिया में पहली बार यह है एक ही पीस में, सिंगल पीस में 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बनाया हुआ ये अंतरिक्ष रॉकेट। नाम है इसका अग्निबाण और अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अब देखो एक चीज और, ये तो जा रहे हैं, ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 3D प्रिंटेड टर्म आया है तो इससे 3 बात याद रखना। एक तो 3D प्रिंटेड पहला डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो आप बताओगे बेंगलुरु कर्नाटक में। 3D प्रिंटेड पहली मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो आप बताओगे तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड पहली मस्जिद कहाँ स्थापित की गई? तो आप बताओगे सऊदी अरब में। ये 3 के 3 पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खुल जा। हाल ही में किस देश का मुक्केबाज महासंघ विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना? किस देश का मुक्केबाज संघ है? यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि इधर हवा लग रही है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा जो छिप रहा है तो उससे टेंशन मत लीजिए, एडजस्ट कीजिए। किस देश का मुक्केबाजी महासंघ विश्व का मुक्केबाजी का सदस्य बना है? तो ये बन गया है दोस्तों भारत का। किसका? भारत का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत का जो मुक्केबाजी संघ है ये विश्व मुक्केबाजी संघ का भी ये शामिल हो गया। अच्छा, BFI ये वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन IBA को नहीं छोड़ रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से भी अपना टाई अप रखेगा, ये बात इन्होंने कही है। देखिए BFI जो है निलंबित IBA से नाता तोड़ लिया। ओलंपिक में खेल भविष्य को लेकर ये नाता नहीं तोड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हम इनसे भी जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। ये दोनों ही अलग संस्था है, ठीक है। BFI के अध्यक्ष भारत में है, अध्यक्ष अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन कहाँ किया गया? अभी रेड फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, क्योंकि रेड फ्लैग से लौटते हुए हॉपेक्स नाम की एक्सरसाइज करी मिस्र में भारतीय वायुसेना ने। तो पहले अलास्का गए ये लोग, अलास्का अमेरिका में, जहां पर हो रहा है रेड फ्लैग, ठीक है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, ठीक है। जब मल्टीनेशनल आए तो मतलब कि इसमें बहुत सारे देश हैं, तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। भारतीय वायुसेना इसमें गई थी राफेल वगैरह लेकर के। अलास्का में हुआ ये, उसके बाद वहां से लौट रही थी भारतीय वायुसेना। लौटते समय इजिप्ट में रुकी और इजिप्ट में रुक करके हॉपेक्स नाम का भी एक्सरसाइज किया गया, ठीक है। तो मिस्र के साथ वो भारत की वायुसेना का था, वो बायलैटरल था, मतलब वो मल्टीनेशनल नहीं था। जबकि ये वाला मल्टीनेशनल था। 30 मई से 14 जून तक चला, काफी बड़ा ये एक्सरसाइज था, 2 सप्ताह तक चला। अगला, स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्कूली शिक्षा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए सिलेबस ऐड किया जा रहा है। ये कारनामा पहले किया है सबसे पहले केरल ने। केरल ने क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 7 के स्टूडेंट के सिलेबस में AI का सिलेबस जोड़ा है, मतलब कि AI का चैप्टर जोड़ा हुआ है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केरल ही वह राज्य है जिसने पहली AI शिक्षिका आयरिस लॉन्च किया था। आयरिस जो है ये फर्स्ट AI टीचर है, AI टीचर है। कहाँ की? केरल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। आगे तो अब स्कूली शिक्षा में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा। अगला, हाल ही में भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त। अमूमन आप सुनते हो कि किसी देश में भारत के उच्चायुक्त या भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हों, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा है। मलेशिया ने नियुक्त किया है भारत में अपना उच्चायुक्त, ठीक है। तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया है इन्होंने? मुजफ्फर शाह मुस्तफा को नियुक्त किया है। मुजफ्फर शाह मुस्तफा, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल भी है। मलेशिया ने न्यूली अपॉइंट किया है हाई कमिश्नर टू इंडिया,
ठीक है। हाई कमिश्नर कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? राजदूत यानी एम्बेसडर कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो देखो, जो जो देश कभी इन पास्ट रही है कॉलोनी ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, तो उनको कॉमनवेल्थ नेशंस में ऐड किया गया, मतलब उनका एक संगठन बनाया गया कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ आप सुने होंगे। अब उस कॉमनवेल्थ में, उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर किसी देश का किसी दूतावास खोला जाएगा तो उसे बोलेंगे कि वो उच्चायुक्त मतलब वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। अगर उसके अलावा कहीं पर एम्बेसी खुलती है तो वो दूतावास होगा, वहां पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ देश एक्सेप्शन भी हैं अमेरिका जैसे, लेकिन क्योंकि अमेरिका नहीं मानता है अपने आप को कि हम ब्रिटेन के कभी कॉलोनी रहे हैं, लेकिन जो है ये यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस आप जानते हो 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अच्छा एक बात और, आंध्र प्रदेश से अलग तो हुआ था, लेकिन 10 साल की डील हुई थी, और वो 10 साल की डील भी अब समाप्त हो रही है। कौन सी डील थी? 10 साल की डील थी दोस्तों कि अब से हैदराबाद हैदराबाद 10 साल तक राजधानी रहेगी दोनों की। तो हैदराबाद दोनों राजधानी थी, आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी चेंज कर रहा था, लेकिन बीच बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए। पहले तो अमरावती किया गया राजधानी, फिर सरकार वहां पर बदली, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी आए, उन्होंने कहा हम 3 राजधानी बनाएंगे, ठीक है, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती को। फिर कुछ दिन बाद वो कहे नहीं नहीं 2 बनाएंगे, फिर कहे नहीं 1 बनाएंगे विशाखापत्तनम, फिर सरकार ही बदल गई। अब आ गए हैं कौन? यहाँ पर आ गए हैं नायडू आ गए हैं। अब नायडू का ये कहना है कि हम अमरावती को राजधानी घोषित करते हैं ठीक है। तो फिलहाल 10 साल तक राजधानी दोनों की थी, अब राजधानी प्रॉपर तरीके से तेलंगाना की हो गई। आप कहोगे गुरुजी हमको तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में अच्छा लगता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद को अपने पास रख लेता? तो देखो भौगोलिक चीजें होती हैं, हैदराबाद जो है भौगोलिक तरीके से तेलंगाना में स्थित है, इसलिए ये यहाँ से टूटकर तो नहीं जाएगा। करना होता तो पहले ही उसको अपने में लिए होते, है ना, इस सिटी को। तो फिलहाल तेलंगाना में है हैदराबाद, ठीक है। चलिए, तो 2 जून 2024 को 10 वर्ष पूरे होने के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए किस नई मोबाइल नंबर श्रृंखला को शुरू किया है? ट्रांजैक्शनल जो कॉल आती थी, जो कंपनी का नंबर कहते थे आप लोग, वो कंपनी का नंबर 1400 से शुरू होता था, ये वाला होता था ना, लेकिन अब से केंद्र सरकार ने इसे 1600 से शुरू कर दिया है। मतलब अब 160 फिर उसके बाद डॉट 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 जो भी नंबर होगा, ये होगी ट्रांजैक्शनल कॉल। ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा किया गया है क्योंकि बहुत सारे फेक नंबर बन गए थे, बहुत सारे स्पैम हो रहे थे मार्केट में। तो ऐसे में सरकार ने कहा एक नई तरीके से सीरीज शुरू करते हैं और इस पर पूरा कंट्रोल रखने का प्रयास करेंगे कि उन्हीं को जारी किया जाएगा जो ऑथेंटिक कंपनीज होंगी, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटेर कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं? हल्ला टॉमस डॉटेर ये दोस्तों कहाँ की बन गई हैं? आइसलैंड की। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति होंगी हल्ला टॉमस डीटर। तो ये हल्ला मचाएंगी। वैसे तो आइसलैंड बहुत कम हल्ला मचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन हल्ला टॉमस डीटर जाकर हल्ला मचाएंगी। और क्योंकि कम जाना जाता है, क्यों? क्योंकि आइसलैंड जो है ये शांति सूचकांक में हमेशा टॉप पर रहता है, तो मतलब कम हल्ला मचा रहा है तभी तो शांति सूचकांक में। लेकिन अब आ गई हैं हल्ला टॉमस डीटर, अब देखना होगा कि कितना हल्ला मचता है। फिलहाल ये दूसरी महिला बन गई हैं टॉमस डीटर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनने वाली। अगला, यूएएफए चैंपियंस लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? यूएएफए चैंपियनशिप का खिताब, ये एक फुटबॉल का लीग टूर्नामेंट है, इसको जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने जीता है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, रियल मैड्रिड विन द 2023-24 यूएएफए चैंपियनशिप लीग, मीट द चैंपियंस। चैंपियनशिप मीट आपको नहीं करना है, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने को हरा करके इसने जीता हुआ है। रियल मैड्रिड दोस्तों काफी पुरानी टीम है और इसने 15वीं बार ये जीता हुआ है खिताब। इंग्लैंड में यह आयोजन किया गया था। अगला, किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा है? चंद्रमा पर आप जानते हो कि हम लोग को जो दिखता है एरिया, एक पीछे डार्क वाला भी एरिया है जो नहीं दिखता है कभी। तो वो जो डार्क वाला एरिया है वहां पर ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया कोई। तो वहां पर चाइना ने सफलतापूर्वक एक अपना कह सकते हैं वहां पर लैंडर उतारा है। तो ये लैंडर वहां पर उतारा, उसके बाद 2 किलो मिट्टी चुराया और उसके बाद वहां से आ रहा है, वापस आ भी गया है। चीन ने ये लॉन्च किया था और इस मिशन का नाम था इसका चांग ई 6, ठीक है।
चांग ई मिशन चंद्रमा का ही मिशन होता है चाइना का। चाइना चांगी 4, चांगी 5, चांगी 6 कई मिशन ऐसे लॉन्च कर चुका है। तो ये चांगी 6 था और इसमें इसने पाकिस्तान का भी एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट भी ले गया था। तो पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि हमने मून मिशन कर लिया, हमने मून मिशन कर लिया। बाद में चाइना ने समझाया, ये बेटवा देखो बात ऐसा है कि तुम्हारा छोटा सा सैटेलाइट बैठाए हैं, अभी ज़्यादा उड़ो ना, ठीक है। तो फिलहाल एटकेन बेसिन क्रेटर है ये, और 2 किलो का नमूना वहाँ से यानी मिट्टी चुरा कर ले आया है वापस। अब 2030 तक ये कह रहे हैं भाई हम करेंगे मून मिशन, मानव मिशन, ठीक है, मतलब अपने ह्यूमन को भेजेंगे वहां पर चंद्रमा पर। भारत ने कब तक कहा है? भारत ने कहा है कि हम थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा लेकिन 2040 तक साहब हम भी भेज देंगे। 2040 तक भारत भेज देगा। 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। 2035 तक भारत यानी इसरो अपना स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों विराट कोहली ने। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, आप जानते हो सब। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है और T20 वर्ल्ड कप भारत ने दूसरी बार जीता है, ठीक है ना। भारत रहा है विजेता, भारत सेकेंड टाइम जीता है। फर्स्ट टाइम जीता था भारत 2007 में और सेकेंड टाइम जीता है भारत 2024 में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में। उसमें ये फाइनल मैच में दोस्तों मैन ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली, 76 रन की पारी खेली थी। T20 वर्ल्ड कप पर मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप पर क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास भी ले लिया है T20 से, इंटरनेशनल से, तो इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, उसमें डिटेल में इनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। बाकी डेली करंट अफेयर में तो आपको बताया गया था। चलिए फिलहाल यहाँ पर आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला हुआ है और आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी इनको नामांकित किया गया है। अगला, अच्छा अगर विराट कोहली के बारे में, क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच बने हैं और संन्यास लिए हैं, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि इनको खेल रत्न कब मिला था, पद्मश्री कब मिला था, अर्जुन अवार्ड कब मिला था, तो ये सब भी मैं आपके सामने यहाँ पर रखा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। खेल रत्न इनको 2018 में मिला था। पद्मश्री जो भारत का चौथा नागरिक सम्मान है उससे 2017 में सम्मानित किया गया और अर्जुन पुरस्कार से 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए अलायंस ने कुल कितनी सीटें जीती? तो आप जानते हो 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया और 4 जून को जब रिजल्ट आया तो उसमें एनडीए अलायंस ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। एनडीए अलायंस की 292 सीटें रही। इस बार किसी भी एक सिंगल पार्टी की कोई बहुमत नहीं था, ठीक है। पिछले 10 सालों में बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन इस बार बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ यहाँ पर सरकार बना रही है। 292 सीटें एनडीए की है, ठीक है। दूसरा गठबंधन जो था वो इंडिया था, इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस था, INDIA, ठीक है। इंडिया अलायंस की 234 सीटें आई और ये दूसरे पर रही। और लोकसभा चुनाव जो सक्सेसफुल संपन्न हुआ, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं बाकी लोकसभा पर मैंने आपको वीडियो दी है, नए कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं, इस पर भी आपको वीडियो दी गई है, कैबिनेट मंत्री वाली वीडियो जरूर देखना। अगर हम लोग टीएमसी की बात करें तो ये 29 सीट जीती है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने 99, बीजेपी ने 240, ठीक है। तो पार्टी वाइज अगर पूछा जाए तो 240 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की, दूसरी सबसे ज्यादा 99 कांग्रेस की, तीसरी सबसे ज्यादा पार्टी 37 सीटें सपा की और चौथी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी वाली 29 सीटें, ठीक है। आगे, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसमें सबसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जीत लिया है किसने? सान्या मल्होत्रा ने। सान्या मल्होत्रा ये आपको दिख रही हैं और इनको ये मिला है न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का। मिसेज में अपनी भूमिका इन्होंने निभाई हुई है और इसके लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस दिन के बाद हैदराबाद कब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी नहीं होगा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 2 जून 2024 को अभी जब तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया तो उसी टाइम पर दोस्तों तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के साथ साथ में ये 10 साल पूरा हो गया तेलंगाना के अलग हुए। 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, और तब ये डील हुई थी 10 साल की कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो हैदराबाद ही रहेगी 10 सालों तक। वो अब कंप्लीट हो गई है, तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी, ठीक है जी। चलिए अगला,
हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम ये दोस्तों कहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये बन गई हैं दोस्तों कहाँ की? मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की फर्स्ट लेडी ये प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये है क्लाउडिया शिनबाम मेक्स हिस्ट्री एज ए मैक्सिकोज फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। ये आपके सामने आर्टिकल है। आर्टिकल मैं इसलिए देता हूं, हिला दी ना, कैमरा मत हिलाओ। आर्टिकल मैं इसलिए देता हूं जिससे आप अथेंटिक हो सको, मतलब आप श्योर हो सको कि हाँ ये क्वेश्चन जो दिया जा रहा है ये अथेंटिक क्वेश्चन है और रियल है, कोई भी इसमें गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर की ये जो वीडियो है सर्वश्रेष्ठ है। आप इसको देख करके जा करके किसी भी एग्जाम में फोड़ आ सकते हो। चलो, तो सत्तारूढ़ मुरैना पार्टी की हैं शिनबाम और ये बन गई हैं अब यहाँ पर। ये एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर इनकी ही पार्टी से हैं जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ से जरूर पूछा जाता है। 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखना। इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाते हैं। थीम याद रखना, थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिसाइलेंस। ये है इस बार की थीम, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे दिया गया? वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये किसे दिया गया? अभी अभी मैंने डेली करंट अफेयर में आपको बताया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन पुरस्कार ये किसे मिला है। ठीक है, तो डॉक्टर ऊषा को मिला था। और यहाँ पर वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार पूछा गया है तो ये मिला है कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश दोस्तों ये आईपीएस हैं और सुपर कॉप हैं, महाराष्ट्र में काफी फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो इनको हिंदी के प्रति इनकी रुचि और इसमें हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा, हिंदी साहित्य में इनका योगदान भी रहा है और काफ़ी ये 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं भगवान राम को पोस्टकार्ड के माध्यम से अधिकतम संख्या में पत्र देने के लिए। तो ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ है और हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार अभी इनको मिला है। ठीक है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की योजना बनाई जा रही है? किस राज्य में, किस नेशनल पार्क में पूछा गया है। राज्य में पूछा जाता तो उत्तराखंड आप बताते, नेशनल पार्क में पूछा गया है तो आप बताएंगे राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के अवसर पर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, इन दोनों ने क्रिएट किया है इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन ए टाइगर रिजर्व। पूरा एक्सप्लेनेशन एक ही यहीं पर टॉपिक में द हिंदू के आर्टिकल में टाइटल में ही दे दिया गया है। तो ये उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के भीतर 35 एकड़ जमीन पर बनाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। किस मंत्रालय के द्वारा सशस्त्र बलों को समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित किया गया? सशस्त्र बलों के लिए टेलीमानस सेल। टेलीमानस सेल क्या है? ये जब कोई डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, कोई परेशान हो गया रहता है, कोई गलत कदम उठाने सकने वाला होता है, कोई उस टाइम पर चाहता होता है कोई उसको बात करके कोई समझाए कि भाई अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, यही यही है केवल, तो उसके लिए टेलीमानस सेल स्थापित किया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सशस्त्र बलों के भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या किसी अवसाद में चले जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं और सुसाइड वगैरह के केस आ रहे थे। इसलिए सशस्त्र बलों के लिए पहला टेलीमानस सेल स्थापित किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलकर के। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर के टेलीमानस सेल स्थापित कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए। पूरे भारत में 51 टेलीमानस सेल ऑलरेडी चल रहे हैं। अगला, हाल ही में 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला पहला सरकारी बैंक कौन बन गया है? तो 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला पहला गवर्नमेंट बैंक बन गया है एसबीआई। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है, वही जो इस काउंटर से उस काउंटर पर भेजता है। तो एसबीआई जो है सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, ये आप जानते हो। टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में 12 सरकारी बैंकें हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं। एसबीआई की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई को हुई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में 1 जुलाई, आज ही का दिन, ठीक है ना। 1 जुलाई मतलब एक तो डॉक्टर्स डे, एक तो जीएसटी दिवस, तीसरा है एसबीआई स्थापना दिवस। 3 महत्वपूर्ण दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। और दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला,
तो एसबीआई का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है देखिए, और ये देखिए 7वीं लिस्टेड कंपनी बन गई है जो $8 ट्रिलियन का या कहीं 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर चुकी हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने कौन से अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में हैं? ये गई तीसरे मिशन पर। इनका मिशन लॉन्च होने से पहले 3 से 4 बार फेल हुआ, कैंसिल हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन ये नहीं मानी, ये गई ऊपर। भगवान बार बार इनको सिंबल दे रहे थे, मत जाओ लड़की, मत जाओ मत जाओ, बार बार पोस्टपोन हो रहा था। अंततः पता है क्या हुआ, इनका विमान गया तो, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर अटक गया है। अब 12 दिन से वो अटकी पड़ी हुई है वहां पे। नासा को और स्पेस एक्स को संपर्क किया जा रहा है कि भैया आओ हमको ले जाओ यहाँ से। इनका इंजन में खराबी आ गई है, इंजन में जो फ्यूल है वह मात्र 15-16 दिन और वहां पर टिकाए रख सकता है इनको। तो यही होता है जब बार बार जैसे घर के बुजुर्ग मना करें कि कहीं पर जाने के लिए मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो सुन लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो ये तीसरी बार ये गई। सुनीता विलियम्स फिलहाल भारतीय मूल की कही जाती है, लेकिन भारत से इनका कोई नाता है नहीं, वैसे इनके मम्मी पापा का नाता था। अंतरिक्ष की यात्री हैं और ये बोइंग के स्टार लाइनर से गई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है या जब से लॉन्च होना था, इतना तो कोई मूवी वाला प्रमोशन नहीं करवाता है अपना जितना इनका प्रमोशन हो गया था। बार बार पोस्टपोन हुए जा रहा था और अब लॉन्च भी हुआ तो जाकर अंतरिक्ष में फंस गया है। तो इसकी वजह से लगातार चर्चे में है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किस कंपनी ने भेजा था? तो बोइंग ने भेजा था। बोइंग ये एक रक्षा और स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाते हैं। आप देखो ये सब जो भारत बहुत सारे विमान और इनसे खरीदा हुआ है, हेलीकॉप्टर अपाचे वगैरह सब बोइंग ही बनाया है। स्टार लाइनर जो है इसका अंतरिक्ष यान था, नासा के एटलस V5 रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला, और रॉकेट का नाम, उसका अंतरिक्ष यान का नाम पूछा जाएगा स्टार लाइनर। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन रहता है हमेशा? ये 12-13 साल से लगातार मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। तो टॉप वाला क्वेश्चन है तो मैसाचुसेट लगा देना आंख बंद करके, 13 साल से टॉप पर चल रहा है। सेकंड पर इंपीरियल कॉलेज है। थर्ड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत की यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे 118वें पर है और आईआईटी दिल्ली 150वें पर है। मतलब 150 में 2 भारतीय यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, ठीक है। अगला, मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है और चूंकि अभी इजराइल का हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ विवाद चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान तो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि मतलब अपने पासपोर्ट में लिख कर देता है कि सभी कंट्री में एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल के अलावा सभी देशों के लिए यहाँ पे मान करते हैं, मतलब इजराइल को देश नहीं मानते हैं, लेकिन हर पासपोर्ट में इजराइल का नाम लिख कर भेजते हैं। फिलहाल मालदीव जो है इसने भी कह दिया है कि अभी ताज़ा सिचुएशन को देखते हुए ये अपने देश में इजरायली टूरिस्ट हैं उनको बैन कर दिए हैं, ठीक है। अगला, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में प्रदूषण की वजह से दिल्ली में वही प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, और उससे दिल्ली में वैसे भी ट्रैफिक वाला सिचुएशन है ही। तो हरियाणा WHO के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च किया है। देखो ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, वित्त पोषित है, मतलब वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। 10,000 करोड़ मतलब मेगा योजना है, ठीक है, बहुत बड़ी। तो इसका सुधार करना दिल्ली NCR के जिलों से शुरुआत होगा। अगला, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, पहले व्यक्ति बने? तो ये जो कोलेनेको हैं ये हैं रसिया के। इन्होंने रसिया के ही एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन ठहरने का। इनका 1000 दिन अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ये सितंबर तक रहेंगे अंतरिक्ष में। तो सितंबर तक जब हो जाएगा कंप्लीट तो लौटेंगे, तब तक 1100 से ज्यादा दिन उनके हो गए रहेंगे। तो ऑलरेडी ये सबसे ज्यादा समय बिताने वाले बन गए थे। जब 800 दिन के आसपास कंप्लीट किए थे तभी ये सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए थे। लेकिन 1000 दिन अब पूरे हो गए हैं तो 1000 दिन बिताने वाले भी ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो रूस के हैं ये, रूसी कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है, ओलेग कोनेनेको ने। अगला, किस राज्य ने नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट में जोड़ा?
बिहार स्पेशल एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है और इसको रामसर साइट में जोड़ दिया गया है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनेगा यहाँ से। 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे नामांकित किया गया था। ये मानव निर्मित जलाशय बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। अगला, अब देखो रामसर साइट भारत में कितने हैं, टोटल 82 हैं। रामसर साइट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन। और उस वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का जो कन्वेंशन था उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि दुनिया भर के जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको लिस्टेड किया जाएगा और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में दुनिया भर के रामसर साइट उसमें ऐड किए जाते रहे। भारत आज तक अगर बात करें तो 82 रामसर साइट अपने ऐड करवा चुका है इस लिस्ट में। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सदस्य देश किसे चुना गया? तो यूएनएससी के द्वारा गैर अस्थायी सदस्य देश चुना गया अभी पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटीज काउंसिल, इसमें होते हैं 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, यूएनएससी में टोटल होते हैं 15 मेंबर। अब इन 5 होते हैं इनमें परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं उसमें भी 5 नॉन परमानेंट हर दूसरे साल आते हैं और 5 नॉन परमानेंट मेंबर हर दूसरे साल जाते हैं। ठीक है, 5-5 करके आते हैं। तो अभी 5 जो आए हुए हैं इस बार वो हैं ये 5 देश। ये 5 तो अस्थायी हैं। कौन कौन है अब बताओगे? अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 देश जो हैं ये फिक्स है, इनके पास वीटो पावर है। और 5 नॉन परमानेंट अभी ये ऐड हुए हैं, 5 नॉन परमानेंट जो जाएंगे 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल रहने वाला है। अगला, एक और जरूरी बात, देखो रेलवे एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए जबरदस्त ई बुक तैयार की गई है, बहुत पसंद आ रही है। इस ई बुक को अगर नहीं लिए हो तो आप साइंस में समझो कि गलती कर रहे हो। साइंस के लिए बेहतरीन ई बुक है, गागर में सागर है समझो। बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन उतना स्कोर शायद ना कर पाओ जितना इस एक ई बुक से कर ले जाओगे। यही कारण है जितने लोगों ने लिया है संतुष्ट हैं, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। 120 प्लस पेजेस की ये A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये किताब है। इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, वन लाइनर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेवल पता चलेगा कैसे पूछे जाते हैं। रेलवे स्पेशल, क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम है उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के टाइम पर। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए ये ई बुक पाने के लिए। अगला, किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया है? भारत के दिग्गज फुटबॉलर दोस्तों सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी। 6 जून को इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला। सुनील छेत्री लीजेंड खिलाड़ी, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान भी। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर, गोल करने वाले, सबसे ज्यादा गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे नंबर पर सुनील छेत्री का नाम आता है सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में। 94 गोल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किए। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ओवरऑल देखा जाए चौथे और एक्टिव प्लेयर में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले थे। अगला, हाल ही में आयोजित ISSF म्यूनिक विश्व कप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? सरबजोत सिंह इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। बहुत ही कम उम्र है इनकी और इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। 31 मई से 8 जून तक म्यूनिक जर्मनी में ISSF विश्व कप आयोजित किया गया और उसमें इन्होंने एयर पिस्टल, कितना, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, इसमें इवेंट होता है ना, तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता हुआ है। अगला, हाल ही में पहले IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक अभी सिंगापुर में की गई। कहां पर? सिंगापुर में। यहां देखिए, इंडिया शोकेसेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एट IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम। तो ये सिंगापुर में आयोजित किए गए सिंगापुर में समृद्धि के लिए हिंदी प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF का स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक।
ठीक है ना, तो सिंगापुर में की गई है, बात ध्यान रखना। अगला, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने कौन से में कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो पीएम मोदी ने तीसरे लगातार टर्म के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं, 36 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड रूप से वीडियो दी है, उसको जरूर देखना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि बड़े बड़े मंत्रालय में चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं, नए मंत्री बने हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, इन्होंने जब शपथ ग्रहण की, शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई राष्ट्रपति भवन में 9 जून को। इन्होंने इनवाइट किया भारत के पड़ोसी देशों को, पड़ोसी प्रथम नीति के तहत, लेकिन एक्सेप्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। इन 3 देशों को क्लियर मैसेज दिया गया कि भाई आपसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। हालांकि अफगानिस्तान को तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में क्या है कि तालिबान आकर के रह रहा है, और इस वजह से उसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि एक दूसरा मैसेज चला जाता कि आतंकवाद को पनाह दे रहे हो या उनको इनवाइट कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को साफ साफ मैसेज दिया गया कि आप टेररिज्म को बढ़ावा दोगे तो हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बाकी के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो इवन मालदीव के भी प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू को भी बुलाया गया, जो बीच में काफी फड़फड़ाए थे, उनको भी बुलाया गया था। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल को, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये सबको बुलाया गया था यहाँ पर, ठीक है। प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशस के, उनको बुलाया गया था। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबे को बुलाया गया था, है ना। अगला, व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री हैं। आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखा? आरबीआई ने 8वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। रेपो रेट 8वीं बार अपरिवर्तित रहेगा, और कितना है? 6.50%। ये है करंट टाइम का रेपो रेट, यानी कि रेपो दर, ठीक है। रेपो दर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है? तो देखो, रेपो रेट जो होता है वो रेट है जिस पर बैंकें आरबीआई से पैसा लेती हैं, जिस रेट पर, उसे कहते हैं रेपो रेट। अगला, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने अभी दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों, रोहिणी लोखंडे को और नरसिंह को। उपरोक्त तो दोनों आपका सही रहेगा आंसर। तो नरसिंह और रोहिणी दोनों को सम्मानित किया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। अगला, हाल ही में लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बन गई हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लोकसभा चुनाव पर। मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस की वीडियो दी है, तो आप एग्जाम देने जाने से पहले उसको देख कर जाना। देखो, अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, और सीएचएसएल के पहले शिफ्ट में भाई क्या बताऊं, मुझे तो इजी ही लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टफ लेवल, मॉडरेट लेवल भी नहीं था। अगर आप ढंग से पढ़े होगे इजी ही लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़कर गए होगे, जीएस बहुत इजी है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जो लोग 1-2 साल हुए में तैयारी करने, उनको थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लग सकता है, लेकिन जो लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है, जीएस का। तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, जो सीएचएसएल का चल रहा है। तो इस बार भैया फोड़ दो, ले लो सिलेक्शन यार, ठीक है। चलो, फिलहाल सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बन गई हैं? प्रियंका जारकी होली। प्रियंका जारकी होली ये आपको दिख रही हैं, ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराई हुई हैं, और ये हैं, किसकी बेटी हैं? ये कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी हैं। कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जारकी होली की बेटी हैं, ठीक है, सतीश जारकी होली की बेटी हैं ये। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो एप्पल को पीछे छोड़कर दूसरी नहीं, अब तो भैया ये टॉप पर पहुंच गई है। अब टॉप पर पहुंच गई है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अब टॉप पर पहुंच गई है। इसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। एनवीडिया आज के टाइम पर फर्स्ट पर है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पर है, और जो एप्पल है ये तीसरे स्थान पर पहुंच गई है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी के मामले में। $3.10 ट्रिलियन से ऊपर इसकी इकोनॉमी पहुंच चुकी है, मार्केट वैल्यू पहुंच चुकी है एनवीडिया की। एनवीडिया जो है प्रोसेसर वगैरह बनाता है, और चिप वगैरह सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाता है, और ये अमेरिका में छाया हुआ है, ठीक है।
1993 में स्थापित हुआ था। अमेरिका की कंपनी है, सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। अगला, ये देखो तब का है जब ये दूसरे पर पहुंची थी, ध्यान रखना। अब ये पहले पर पहुंच गई है, फर्स्ट पर पहुंच गई है, ये सेकंड पर अब पहुंच गई है अपडेट, ये तीसरे पर ही है। इसकी मार्केट वैल्यू लगातार पिछले दिनों में बढ़ी है। फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है दोस्तों इस बार कार्लोस अल्कराज ने। यहां पर दिख रहे हैं आपको कार्लोस अल्कराज, और ये जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, रोनाल्ड गैरोस। रोनाल्ड गैरोस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर फ्रेंच ओपन ना पूछे, रोनाल्ड गैरोस पूछ ले, तो उसको भी आप फ्रेंच ओपन समझिए। ये क्ले कोर्ट पर होता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है ना। क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं, इनको फाइनल में हराया है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी, 128वां इस बार संस्करण था। मैदान का प्रकार क्ले कोर्ट होता है, ध्यान रखना। अगर इनके बात करें कार्लोस अल्कराज के लाइफ टाइम में अभी तक अचीवमेंट पर, तो फ्रेंच ओपन एक बार जीते हैं, एक बार विंबलडन जीते हैं, एक बार यूएस ओपन जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैक्सिमम एक क्वार्टर फाइनल तक ही एक बार पहुंच पाए हैं। अगला, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बन गई है दोस्तों अनामिका बी राजीव। भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर की पायलट हैं ये, ठीक है। तो अनामिका बी राजीव ये बन गई हैं, सब लेफ्टिनेंट हैं। गोल्डन विंग से सम्मानित इनको अभी हाल ही में किया गया है। जून 2024 में कहां पर 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के ब्रिज का अनावरण किया गया? तो 700 मीटर लंबे राष्ट्रीय एकता के ब्रिज का अनावरण किया गया अभी हंगरी में, ठीक है ना। हंगरी में, ऐसा नहीं है कि ये विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ों में से एक है। 700 मीटर लंबा है ये फुटपाथ वाला ब्रिज है, मतलब पैर से चलने वाला पैदल यात्री ब्रिज है, कोई गाड़ी वगैरह इस पर नहीं चलेगी, झूलता हुआ है। और दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुलों में से एक है ये, 700 मीटर लंबा है। 4 बिलियन की हंगरियन फोर्ट से बनाया गया है ये, खर्च करके। अगला, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर ये अवार्ड जीता है सेबी ने। सेबी आप जानते हो शेयर मार्केट में लोगों को, कंपनियों को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये। शेयर मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, इन सब को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये एक बॉडी है। इसकी स्थापना आप जानते हो 1988 में की गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, हर्षद मेहता स्कैम के बाद। मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है, और माधवीपुरी भुज इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सेबी की, ठीक है। तो ये बन गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस अवार्ड पाया हुआ है। द एशियन बैंकर ने अवार्ड दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखो, आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते होंगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मिलते होंगे। मोटो जीपी रेस ये भारत में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, और वहीं पर हुआ, बहुत बढ़िया आयोजन किया नोएडा ने। इस वजह से नोएडा के सर्किट में, नोएडा के बुद्धा सर्किट में होता है, तो बुद्धा सर्किट में बढ़िया आयोजन हुआ। तो फिर मोटो जीपी का 2025 से 2029 तक का पूरा टेंडर ले लिया गया कि अब भैया आगे आने वाले 4-5 सालों में यहीं पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। तो बुद्धा सर्किट, ये नाम याद रखना, यहीं पर आयोजन होता है, ये रहा नोएडा के बुद्धा सर्किट में, ठीक है। चलिए, बुद्धा सर्किट क्या होता है? सर्किट मतलब एमबीबीएस मुन्ना भाई वाले या नहीं, सर्किट मतलब कि जैसे उसका मैदान होता है उसे सर्किट बोलते हैं। रेस का जो मैदान होता है, जैसे टेनिस जब खेलते हो तो उसको कोर्ट बोलते हैं, क्रिकेट खेलते हो तो उसको पिच बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्किट होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस तो आप सबको पता है ना, पता है ना, कमेंट करके बताओ राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ है, इस बार से 11 जून को मनाया जाएगा अब हर बार, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है 2024 से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। अगला, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे इस बार पहला है, तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला, निम्न में से लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो देखो, जो बड़ा बड़ा मंत्रालय है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे रक्षा मंत्री वही हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री वही हैं गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, और विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये बड़े बड़े मंत्रालय में चेंजेस नहीं किए गए, छोटे छोटे मंत्रालय बहुत सारे हैं उसमें चेंजेस देखने को मिले। हालांकि
इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप इसको जरूर देखना क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एस जयशंकर जी एक बार फिर से लगातार बने हैं और दूसरे लगातार बनने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। अभी तक के भारत के इतिहास में सत्ता बदलती थी तो विदेश मंत्री भी बदल जाता था। अगला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री नियुक्त किया गया है किसे? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री नियुक्त किया गया है अभी अन्नपूर्णा देवी को। इस बार देखो स्मृति ईरानी हार गई तो अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, पिछली बार मानव संसाधन विकास मंत्री राज्य मंत्री थी ये। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ मिलकर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम करने की घोषणा की? तृष्णा उपग्रह पर, तृष्णा सैटेलाइट पर भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस और भारत ये क्या करेगा? पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। इसके लिए भारत फ्रांस मिलकर ऐसा सैटेलाइट बिल्ड कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी के सतह के तापमान की मॉनिटरिंग करेगा। अगला, हाल ही में कहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? तो ब्रिक्स की जहां पर मेजबानी हो रही है वहीं पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की इस बार मेजबानी होगी। तो इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है रूस। तो पूरे साल भर जो भी समिट होगी ब्रिक्स से रिलेटेड यही करेगा। एक बात और याद रखना, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का ग्रुप है, लेकिन अभी 5 देश इसमें नए शामिल हुए हैं, तो अब हो गई है संख्या 10। ठीक है, 5 देश पहले क्या थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 5 नए देश जो शामिल हो रहे हैं इसमें आपका सऊदी अरब दिख जाएगा, इसके अलावा यूएई दिख जाएगा, इसके अलावा ईरान दिख जाएगा, इसके अलावा इथियोपिया दिख जाएगा और 5वां देश आपको दिख जाएगा इजिप्ट। ठीक है ना, तो ये 5 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इसकी संख्या हो जाएगी मेंबर्स की 10। यहाँ पर देखिए ये 5 देश मैंने लिख रखे हुए हैं। तो अगला, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, पहली बैठक 2009 में हुई थी रसिया में, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की एकमात्र और इकलौती राजधानी अब होगी अमरावती। आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और एक और राज्य कौन सा? एक और राज्य कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और एक और राज्य है जहां पर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए और अमरावती ये यानी आंध्र प्रदेश में बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू दोबारा से सीएम। थकान लग गई है ना, इसीलिए ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो देखो चंद्रबाबू नायडू जो है अमरावती के शपथ लिए और शपथ लेते अनाउंस कर दिया भैया आंध्र प्रदेश की ये रहेंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आई, इसमें भारत इस बार पहुंच गया है 129वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसे याद रखना। इंडिया रैंक 129 ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जारी करता भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, हल्ला मचाने वाली भी नई प्रेसिडेंट बने हैं, याद रहेगा। ठीक है, और आइसलैंड इसमें भी शीर्ष है, जेंडर गैप में भी और शांति में भी। ठीक है ना, जितना जेंडर का गैप रहेगा उतनी शांति रहेगा। समझ रहे हो ना कौन ज्यादा चिल्लाता है? देखो आइसलैंड जो है यहाँ पर शांति है, शांति सूचकांक, क्योंकि जेंडर में गैप ज्यादा है। चलो आगे अगला देखते हैं। हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी पेरू के साथ अभी हाल ही में स्लोवाकिया ने दोस्तों अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड एक ऐसा ग्रुप का बना रहा है अमेरिका, नासा कह सकते हैं बेसिकली, जो अंतरिक्ष में ग्रुप एक ऐसा होगा जो अंतरिक्ष में अगर मान लो कोई बाहरी दुर्घटना होती है तो उसमें मिलकर काम कर सकें। अगर मान लो बहुत सारे देश जो हैं वो मिल करके अगर अंतरिक्ष के लिए कोई एक नई नीति बनाना चाहते हैं तो वो बना सकें। कोई मान लो कोई ग्रह पर जा करके जमीन कब्जाने लगे तो उसको उसमें भी एक नियम कानून हो सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए एक आर्टेमिस अकॉर्ड बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब इसमें धीरे धीरे बहुत सारे देश जुड़ते चले जा रहे हैं, लगातार इस पर साइन पे साइन होता जा रहा है। अभी देखो ये जो साइन किया है ये कौन सा है? देखिए कुल संख्या 42 हो चुकी है। 42 देश हैं जो आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन कर चुके हैं, भारत भी इसमें कर चुका है। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे कल को मान लो चाइना अपना लेकर सैटेलाइट वहां पहुंचे चंद्रमा पर और उसके बाद वहां पर कहे कि भैया ये जमीन हमारी है ना, तो ऐसा ना हो, वहां पर एक नियम कानून बन सके। अगला, भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो जिमेक्स का अभी हुआ है 8वां संस्करण। देखो जिमेक्स के नाम में ही इसमें
ट्रिक है, नाम में ही मतलब इनका एक्सरसाइज का नाम जैसे पूछा जाएगा तुरंत आप डिकोड कर लोगे किसके बेस होता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम से मतलब लगा देना समुद्री, जापान और इंडिया के बीच में ये समुद्री एक्सरसाइज होता है। वैसे भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है ना। इसके अलावा और क्या होता है, एक मालाबार होता है, हालांकि उसमें क्वाड मेंबर रहते हैं लेकिन जापान भी रहता है। मालाबार एक्सरसाइज में ये क्वाड के बीच होता है, ये बात ध्यान रखना। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी रहता है। अगला, तो ये 8वां संस्करण है जिमेक्स 2024 का, जापान के योकोसुका में हुआ था। अगला है, हाल ही में किसे थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो थल सेना के नए प्रमुख दोस्तों और नौसेना के नए प्रमुख दोनों ही चेंज हुए हैं। थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आए हैं मनोज पांडे जी की जगह पर। जनरल मनोज पांडे जी ये 30 जून को रिटायर हुए, अब उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आए हैं। इसके अलावा अभी दिनेश त्रिपाठी जी जो है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये बने हैं नए नौसेना के अध्यक्ष। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना। भारतीय सेना दिवस अब 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अगला, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ब्लड डोनर डे, ये मनाया जाता है 14 जून को। 5 क्वेश्चन और है, बेहतरीन तरीके से ये पूरा कवर कराया जा रहा है। अभी तो 1 से 15 जून तक आप कवर किए हो, जस्ट अगले दिन मैं आपको 16 जून से 30 जून का कवर करा दूंगा। 2 वीडियो में 2 पार्ट में पूरा डिटेल के साथ करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जून महीने से अगर क्वेश्चन पूछा गया फंसेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड को डोनेट करने वालों के लिए डेडिकेटेड है। इस बार की थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग डोनेशन, थैंक यू ब्लड डोनर्स। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से, तो अब 20 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए ब्लड डोनर्स जितने लोगों ने भी डोनेट किया है ब्लड, उन सभी को थैंक यू करने के लिए इस बार की थीम है। अगला, 13 से 15 जून तक कहां पर G7 समिट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जून महीने का सबसे चर्चे का विषय रहा। G7 समिट दोस्तों ये हुआ इटली में। इटली में G7 समिट हुआ और ये समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के रूप में उनको बुलाया गया था। G7 का हिस्सा भारत नहीं है, ठीक है ना। G7 में कौन कौन से देश हैं, तो G7 में यूके है, यूएसए है और EU यूरोपियन यूनियन ये संगठन है, लेकिन इसको सदस्य के रूप में यहाँ पर मान्यता मिली है। कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। तो 7 देश हैं लेकिन एक संगठन है, तो 8 मेंबर है टोटल। और सदस्य देश कितने हैं, तो 7 हैं। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, अगर पूछा जाए G7 में कितने सदस्य देश हैं तो आप बताओगे 7। अगर पूछा जाए G7 के कितने सदस्य हैं तो आप बताओगे 8। ठीक है, अगर कोई गलत करता है तो जाकर ऑब्जेक्शन डाल देना। चलो, तो ये इसके बाद स्विट्जरलैंड के यूक्रेन में यूक्रेन शांति सम्मेलन हुआ स्विट्जरलैंड में, 13 से 15 जून के बीच में ये हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की, तो निजुत मोइना योजना इसकी घोषणा की है दोस्तों अभी असम राज्य सरकार ने। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने इस योजना की घोषणा की हुई है, निजुत मोइना। इसके तहत क्या करेंगे, ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करने के लिए करे हुए हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, चाइल्ड मैरिज को समाप्त करना, सपोर्ट नहीं, चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने के लिए ये है। लगभग 10 लाख छात्राएं इससे लाभान्वित होने की बात कही गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री वगैरह में 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे महिलाओं को, 1000 रुपए अगर वो माध्यमिक शिक्षा कर लेती हैं, उच्चतर माध्यमिक तब मिलेंगे। अगला, हाल ही में UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर के किसने इतिहास रचा, तो UFC फाइट जीत लिया है दोस्तों पूजा तोमर ने। पूजा तोमर भारत की जानी मानी फाइटर हैं, ये हैं, और इन्होंने जीत लिया है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC 2024। ब्राजील की रेयान डॉस रेंटोस को इन्होंने हरा दिया है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव से हैं। अगला, लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बन गए हैं, बेकर उज जमान ये बन गए हैं दोस्तों बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख हैं, थल सेना के सबसे बड़े होते हैं, भारत का पड़ोसी देश है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 3 साल का इनका कार्यकाल होने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हैं। अब आज के टाइम पर यहाँ पर 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को। किसे? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को। ये बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में फैला है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उसमें भी दुधवा टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत
टाइगर रिजर्व तो आप जानते हो बहुत फेमस है ही उत्तर प्रदेश का। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ऐड किया गया है, ठीक है, 5वां टाइगर रिजर्व बन करके। चलिए लास्ट एक बोनस क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ रेट आप सुनते होंगे, उसमें भारत है, लेकिन सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम वाला देश कौन है? तो असली में सबसे अमीर देश है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटा सा यूरोपीय देश है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे ज्यादा है। अब भाई पर कैपिटा इनकम क्या हुई? तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, किसी उसमें मतलब जैसे देश है उस देश में हर एक व्यक्ति की मिनिमम आय कितनी ज्यादा है, यह है पर कैपिटा इनकम। तो यूएसए भी इस लिस्ट में नहीं आता है टॉप 3 में, यहाँ पर लग्जमबर्ग टॉप पर है, सेकंड पर आयरलैंड है, थर्ड पर है सिंगापुर। रिचेस्ट कंट्री है, रियल रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देख सकते हो लिस्ट, भारत 129वें स्थान पर है, ग्लोबल जेंडर गैप में भी यहीं पर है, और रिचेस्ट कंट्री के मामले में यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में यहीं पर है। तो ये थे दोस्तों जून मंथ के पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 जैसे ही आ जाएगी यहीं पर कार्ड बनकर आएगा, मैं आपको डलवा दूंगा। इसके अलावा आप जो है ये लोको पायलट की जो बुक आई है हमारी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की प्रैक्टिस बुक, मेरे द्वारा डिजाइन किए गए अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ 5 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट, इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो मात्र 99 रुपए में है, इसको आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, कोई डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, 99 रुपए में टोटल मिल जाएगा, ठीक है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज मिलेगी। और हाँ, आप कोई भी ई बुक हो, मंथली करंट अफेयर हो या साइंस वाली ई बुक हो, उसके लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7235939467 7235939467, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।